हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर। इस पोएम को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लुक एट हर अलोन इन द फील्ड, दैट स्कॉटिश गर्ल बाय हरसेल्फ ओवर देयर। तो यहाँ पर जो है, ये वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये गए हुए थे स्कॉटलैंड की यात्रा पर, और वहां पर उन्होंने एक लड़की को फसल काटते हुए देखा और वो एक गीत गा रही थी। तो इसी के बेस पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो देखिए क्या कह रहे हैं। लुक एट हर यानी कि उसकी की तरफ देखो। अलोन इन द फील्ड, जो कि फील्ड में यानी कि खेत में अकेले ही है। दैट स्कॉटिश गर्ल, वो एक स्कॉटिश गर्ल है। बाय हरसेल्फ ओवर देयर, जो वहां पर अकेली है। शी इज कटिंग द ग्रेन एंड सिंगिंग टू हरसेल्फ। और वो कर क्या रही है? वो ग्रेन यानी कि जो फसल है, उसे वो काट रही है और अपने खुद के लिए ही गीत गा रही है। वहां पर और कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपने लिए ही गा रही है। स्टॉप एंड लिसन टू हर और वॉक ऑन क्वाइटली। तो वहां पर रुक कर उसके गीत को सुनो, या फिर शांति से वहां से गुजर जाओ। कहने का मतलब यह है कि उसे डिस्टर्ब ना करो। या तो शांति से रुक कर उसके गीत को सुनो, या फिर बिना उसे डिस्टर्ब किए वहां से चले जाओ। शी कट्स एंड gathers द ग्रेन एंड सिंग्स अ सैड सॉन्ग। तो वो क्या कर रही है? जो ग्रेन है यानी जो फसल है, उसे वो काट रही है और उनके गट्ठर बनाकर उसे मतलब इकट्ठा भी कर रही है, और ऐसा करते हुए वो एक सैड सॉन्ग गा रही है। लिसन, द डीप वैली इज ओवरवेलमिंग विद हर म्यूजिक। और ये जो वैली है, वो क्या कर रही है? वो उसके इस म्यूजिक से यानी उसके इस गीत से जो है ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है कि पूरा ये गीत पूरी वैली में भरा हुआ है। नो नाइटेंगल एवर sang more soothing notes to tired groups of travelers। कभी भी किसी नाइटेंगल ने इससे ज्यादा सूदिंग यानी इससे ज्यादा सुकून देने वाला गीत नहीं गाया होगा। किन लोगों के लिए? टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स के लिए, यानी जो यात्री हैं थके हुए, उनके लिए कभी किसी नाइटेंगल ने इससे ज्यादा सुकून देने वाला गीत नहीं गाया होगा। एज दे रेस्टेड एट एन ओएसिस इन द अरेबियन डेजर्ट। जबकि वो अरेबियन यानी अरब का जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, उसके बीच किसी ओएसिस में वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो उस वक्त कभी किसी नाइटेंगल ने इससे ज्यादा सुकून देने वाला गीत उन लोगों के लिए नहीं गाया होगा। ओएसिस कहते हैं किसी ऐसी जगह को जो किसी डेजर्ट के बीच में हरी भरी सी जगह होती है। अब आइए चलिए आगे चलते हैं। The cuckoo bird never sang with such an affecting voice in the spring। और कुकू, जो कि एक और बर्ड की प्रजाति है, बहुत अच्छा गाना गाने के लिए वो जानी जाती है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कुकू बर्ड है, उसने भी कभी नहीं गाया होगा इतनी अफेक्टिंग वॉइस में स्प्रिंग के सीजन में। ब्रेकिंग द ओशन साइलेंस अराउंड द स्कॉटिश आयल। तो आयल मतलब आइलैंड। तो उसकी जो आवाज है, जो कि ओशन के साइलेंस को ब्रेक कर देती है, उसने भी कभी इतनी अच्छी इतनी अफेक्टिंग वॉइस में कोई गीत स्प्रिंग सीजन में नहीं गाया होगा। वुडेंट एनीवन टेल मी वॉट हर सॉन्ग इज अबाउट। मुझे कोई बताएगा नहीं कि उसका ये जो गीत है वो किस चीज के बारे में है। देखिए, क्योंकि ये स्कॉटिश गर्ल है, उसकी लैंग्वेज अलग है, और विलियम वर्ड्सवर्थ उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये लड़की किस विषय में यानी किस चीज के बारे में ये गा रही है। तो वही वो कह रहे हैं, आगे देखते हैं। मे बी शी सिंग्स सो सैडली फॉर ओल्ड ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज, ओल्ड ट्रेजेडीज मतलब पुरानी जो ट्रेजेडीज हैं, हो सकता है कि ये उनके बारे में इतने दुख के साथ गा रही हो। एंड एंशियंट बैटल्स, और जो पुरानी बैटल्स हैं प्राचीन काल के, हो सकता है उन पर कोई गीत बना हो, उसके बारे में ये गा रही हो। और मे बी द सॉन्ग इज हम्बलर, या फिर हो सकता है कि ये गीत थोड़ा हम्बलर हो,
अबाउट एवरीडे थिंग्स, और जो रोजाना की चीजें होती हैं उनके बारे में ये गीत हो सकता है। द पेन्स एंड सॉरोज दैट एवरी वन एंड्योर्स, और इसमें वो पेन हो यानी वो दर्द हो, वो दुख हो जो हम सभी को सहने पड़ते हैं, हर किसी को सहने पड़ते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख तकलीफें होती हैं, तो हो सकता है कि ये गीत उन चीजों के बारे में हो। वॉट एवर शी वॉज सिंगिंग अबाउट, चाहे वो जिस भी चीज के बारे में गा रही हो, द यंग वुमन सैंग एज दो हर सॉन्ग वुड नेवर एंड। लेकिन ये जो युवती है वो इस तरह से गा रही है, चाहे वो जिस भी विषय में गा रही हो, लेकिन इस तरह से गा रही है कि जैसे उसका गीत कभी खत्म नहीं होगा। आई सॉ हर सिंगिंग वाइल शी वर्कड, मैंने उसको देखा गाते हुए जबकि वो काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? बेंडिंग ओवर टू कट द व्हीट विद अ सिकल, वो झुकी हुई थी और अपने सिकल से, सिकल का मतलब होता है हंसिया जैसा एक औजार जिसका इस्तेमाल फसलों को काटने के लिए किया जाता है। तो वो झुकी हुई थी और वीट को यानी गेहूं की फसल को काट रही थी। आई लिसन टू हर विदाउट मूविंग, और मैंने बिना वहां हिले डुले, बिना उसे डिस्टर्ब किए, बिल्कुल मोशनलेस होकर उसे सुना। एंड एज आई वॉकड ऑन अप अ हिल, और जब मैं वहां से चला गया, जब मैं वहां से आगे बढ़ा ऊपर हिल की तरफ, आई कैरिड हर म्यूजिक इन माई हार्ट, तो मैं उसका जो गीत था उसे अपने दिल में लेकर वहां से आगे बढ़ा। एंड आई स्टिल डू लॉन्ग आफ्टर आई स्टॉप्ड हियरिंग इट, और अब जबकि मैंने वो गीत सुने बहुत समय बीत गया है, बहुत समय पहले मैंने वो गीत सुना सुना था, और अब बहुत समय बीत गया है जब मैंने वो गीत सुना है, उसके बावजूद आज भी वो मेरे दिल में है, वो गीत आज भी मेरे दिल में इतने समय बाद भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इस पोएम की समरी। अब हम इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे इस पोएम की थीम से। द सॉलिटरी रीपर इज अ पोएम अबाउट म्यूजिक, तो आप जैसा कि अभी तक देख ही सकते होंगे कि ये पोएम जो है म्यूजिक के बारे में है। कौन सी है वो म्यूजिक? द सॉन्ग अ स्कॉटिश गर्ल सिंग्स, एक ऐसा गीत जो कि एक स्कॉटिश गर्ल गा रही है, एज शी कट्स हे विद अ सिकल, जबकि वो हे यानी कि हे का मतलब होता है सूखी घास, लेकिन यहाँ पर वो घास नहीं, असल में जो वीट है, जो गेहूं है, उसकी फसल को काट रही थी। तो ये स्कॉटिश गर्ल जो है वो फसल को काट रही है अपने सिकल से, यानी कि हंसिया जैसी चीज से, और वो गीत गा रही है। उसी के बारे में ये पोएम है। दो द पोएम्स नरेटर कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट द गर्ल इज एक्चुअली सिंगिंग अबाउट, हालांकि इस पोएम का जो नरेटर है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ये नहीं जानते हैं कि ये गर्ल जो है, लड़की जो है, वो किस चीज के बारे में गा रही है। द पोएम suggests the ability of art to transcend cultural boundaries and even language itself। ट्रांसेंड का मतलब होता है सरपास करना या फिर किसी चीज को ओवर स्टेप कर जाना, यानी किसी चीज को लांघ जाना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये पोएम सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? आर्ट की एबिलिटी को। आर्ट की किस एबिलिटी को? कि आर्ट जो होती है वो कल्चरल बाउंड्रीज को और यहाँ तक कि लैंग्वेज को भी सरपास कर सकती है, यानी कि कोई अलग कल्चर का इंसान हो, उसकी लैंग्वेज भी अलग हो, उसके बावजूद भी आर्ट जो है उस तक पहुंच सकती है। आर्ट इन द पोएम कैन कम्युनिकेट फीलिंग, तो जो आर्ट है वो फीलिंग को कम्युनिकेट कर सकती है, और इमोशंस को भी कम्युनिकेट कर सकती है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग, ऐसी स्थितियों में भी जबकि दोनों के बीच में कोई कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसा आप देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ इस लड़की की लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके इमोशंस को समझ रहे हैं। अब इस पोएम की फॉर्म देख लेते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ बैलेड, ये पोएम एक बैलेड है। ए बैलेड इज अ ट्रेडिशनल जीनर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और बैलेड इंग्लिश पोएट्री का एक ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जीनर है। इट वॉज लार्जली यूज
फॉर पॉपुलर पोएट्री एंड इन टैवर्न सॉन्ग्स। टैवर्न का मतलब होता है कोई बार या ऐसी जगह जहां बैठकर लोग मनोरंजन के लिए बैठते हैं और कुछ चीजें पीते हैं, चाहे वो शराब भी हो सकती है, चाय कॉफी भी हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बैलेड होती है उसका इस्तेमाल पॉपुलर पोएट्री में होता है और टैवर्न सॉन्ग में होता है, यानी ऐसी जगहों पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें होता है। फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री द बैलेड हैज हेल्ड द स्टेटस ऑफ अ फोक फॉर्म। फोक फॉर्म का मतलब है, फोक मतलब लोकगीत। तो ज्यादातर जो हिस्ट्री है इंग्लिश पोएट्री की उसमें बैलेड जो है एक फोक फॉर्म की तरह है, यानी कि लोकगीत की तरह है। अब इस पोएम के मीटर को देख लेते हैं। द सॉलिटरी रीपर ऑल्टरनेट्स बिटवीन 2 मीटर्स। तो इस पोएम में 2 मीटर हैं, 2 तरीके के मीटर हैं जिनके बीच में ये पोएम जो है ऑल्टरनेट तरीके से मूव करती रहती है। और कौन है वो मीटर? एम्बिक टेट्रामीटर एंड एम्बिक ट्राईमीटर। तो यहाँ पर 2 तरह के मीटर हैं, एम्बिक टेट्रामीटर और एम्बिक ट्राईमीटर। मोस्ट ऑफ द पोएम इज इन एम्बिक टेट्रामीटर। और हालांकि ज्यादातर जो पोएम है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। वाइल ईच स्टैंजा ऑल्सो कंटेन्स अ सिंगल लाइन इन एम्बिक ट्राईमीटर। जबकि हर एक स्टैंजा में एक लाइन, एक सिंगल लाइन जो है एम्बिक ट्राईमीटर की है। और कौन सी है वो लाइन? द फोर्थ लाइन ऑफ ईच स्टैंजा, यानी हर स्टैंजा की जो फोर्थ लाइन है वो एम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है, जबकि बाकी लाइनें एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। और अब हम सबसे आखिर में इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में बात करेंगे। ईच स्टैंजा ऑफ द सॉलिटरी रीपर इज 8 लाइन सॉन्ग, यानी इसका हर एक स्टैंजा जो है वो 8 लाइनों का है। दीज 8 लाइन्स स्टैंजाज में बी डिवाइडेड इन हाफ। और अगर हम चाहें तो ये जो 8 लाइन्स का स्टैंजा है हम उसे आधे में डिवाइड कर सकते हैं। तब क्या होगा? यील्डिंग 2 4 लाइन यूनिट्स। तब जो है 4 लाइनों की 2 यूनिट्स हर एक स्टैंजा में बन जाएंगी। इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा। और हर स्टैंजा की जो पहली 4 लाइनें हैं, द पोएम एम्प्लॉयज अ क्रिस क्रॉस राइम्स। ये पोएम जो है क्रिस क्रॉस राइम को एम्प्लॉय करती है, यानी उसका इस्तेमाल करती है। इन विच इट राइम्स ए बी सी बी और ए बी। तो जो इसके अलग अलग स्टैंजा हैं तो इसमें कभी वो पहली 4 लाइनों में ए बी सी बी का इस्तेमाल किया है उसने, और कहीं पर ए बी का। देखिए ये जो क्रिस क्रॉस राइम होती है बैलेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसी बेस पे कहा जा रहा है कि ये पोएम एक बैलेड है। इन द सेकेंड 4 लाइन्स, और हर एक स्टैंजा में देखिए जो पहली 4 लाइनें थी उसमें ए बी सी बी या फिर ए बी का इस्तेमाल हुआ है राइम स्कीम का। और इन द सेकेंड 4 लाइन्स, जो कि हर स्टैंजा की जो लास्ट की जो 4 लाइनें हैं ऑफ ईच स्टैंजा, द पोएम राइम्स सब्सिक्वेंट लाइन्स। तो पोएम जो है उसकी जो सब्सिक्वेंट लाइन्स है उनकी राइम क्या है, यानी एक के बाद एक आने वाली जो लाइन है उनकी क्या जो है राइम है, देख सकते हैं, प्रोड्यूसिंग डी डी ई। तो आप देख रहे हैं पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ जो है राइम कर रही है डी डी, और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के साथ राइम कर रही है। इसी को कहा गया है कि सब्सिक्वेंट राइमिंग है इसमें। या फिर या तो इसकी राइमिंग है डी डी ई या फिर है सी सी डी डी। तो पहली दूसरी और तीसरी चौथी लाइनें आप देख सकते हैं कि राइम कर रही हैं। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन द स्टैंजा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।